जानेमन, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी यात्रा में। जी हाँ, आज हम लेकर आ रहे हैं जर्नीज का एक नया एपिसोड। और आज हम जिसकी जर्नी का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो हैं एक एक्स आर्मी मैन, और एक ऐसे एक्स आर्मी मैन जिन्होंने भारत के लिए, इंडिया के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। और उनमें से एक बहुत बड़ा युद्ध है 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध, जिसके बाद एक नए देश ने जन्म लिया था। वो देश था बांग्लादेश। और आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया थिएटर, और बस तब से अनवरत थिएटर, फिल्म्स, वेब सीरीज, एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और ना जाने क्या क्या, इन सब चीजों में अपना अभिनय करे जा रहे हैं, अपने अभिनय का जादू बिखेरे जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के हमारे मेहमान कर्नल धीरेन्द्र गुप्ता की यात्रा, और हम सबके प्यारे धीरू सर, उन्हीं की ज़बानी। चलें। मेरा नाम कर्नल धीरेन्द्र गुप्ता है और मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और शायद इसी के साथ चला जाऊँ। सर, बचपन कैसे, कहाँ? बचपन बहुत सुंदर होता है और उसकी यादें जो होती है ना, आपको है ना वो कर देती है, नॉस्टैल्जिया कर देती है। बहुत शरारती बचपन था मेरा। आप ये देखिए कि पढ़ाई में ना मन लगना, शरारतें पूरी करनी, और क्या कहूँ, सारा दिन खेलना कूदना, स्कूल के अंदर भी जहां पर स्टेज के ऊपर ही रहता था, गाना। और लेकिन जब कई बार तो ये हालत होती थी कि बेल बज जाती थी और क्लास में नहीं पहुंचता था। बहुत मार खाई है स्कूल में, लेकिन ये था कि चीज में बड़ी जल्दी पकड़ता था जी। इन अ सेंस की होमवर्क जरूर करना घर का, स्कूल का। रीजन उसका ये था कि घर के ऊपर फादर जो है सवेरे जाने से पहले पूछते थे, हाँ बेटा होमवर्क पूरा हो गया? मैं कही होमवर्क पूरा हो गया। तो उसका फायदा मेरे को ये मिला कि स्कूल के अंदर कभी मेरे को होमवर्क की वजह से कभी मेरे को ना टीचर से कभी मार नहीं पड़ी। और दूसरा, इन टाइम प्रेयर के अंदर होना, बिल्कुल टाइम पे पहुंचना। और सबसे बड़ी बात थी, प्रेयर के अंदर सारे स्कूल के सामने बैठ के एक गाना, जो प्रेयर होती थी ना, आई वाज द लीडर, क्योंकि गाने का शौक था। तो वहां सबसे पहले पहुंचना, और वहां पर फिर थोड़ा एक्टिंग भी करना है ना, तो बड़ा मजा आता था। तो दैट पे बड़ा अच्छा रहा बचपन। पढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि क्योंकि पिक्चरों का बड़ा शौक था देखने का जी। अब पैसे तो उतने मिलते नहीं थे, तो हालत ये थी कि भाई एक किताब बेच दी, जाके पिक्चर देखा है। अच्छा, अब दिक्कत ये होती थी जब किताब की जब वो आना, क्या कहते हैं, आसानी जी, तो आपके पास किताब नहीं है, तो फिर आप साथ वाले साथ पढ़ रहे हो, तो टीचर पूछ रहा कहा है किताब? सर वो किताब घर में भूला है। तो ये हालत थी। उसके बाद फादर ने जो है बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर शरारतें इतनी ज्यादा थी। 2 बड़े ब्रदर ऑलरेडी पढ़ रहे थे वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको भी भेज देते, बड़े भाइयों के बीच में जो है सुधार करके रहेगा ये। पर बस वहां पर भी वही सबका क्रिकेट खेलनी, वहां पर एक्टिविटीज बहुत होती थी, ड्रामा एक्टिविटीज, वहां पर पार्ट लेना, खेलना कूदना, पढ़ाई नहीं करना। और वहां पर डिसिप्लिन बड़ा होता था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था। टाइम पे आपको खाना मिलेगा, टाइम पे आपको क्या कहते हैं पढ़ना है, टाइम पे आपको सोना है। अब उसमें से कुछ चीज मिस हो जाए तो यू आर क्या कहते हैं सफर। अब जैसे आप घूम रहे हैं
ड्रामा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, और आप खाने के लिए नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, यू हैव टू स्लीप एट दी स्टमक। तो मतलब स्कूल वालों ने काफी 3-4 साल तक झेला मुझको। फिर उन्होंने बोला कि गुप्ता जी आप अपने पुत्र को ले जाइए, ये आपके बड़े भाइयों का ना नाम बदनाम करता है। सो परफॉर्स आई हैव टू कम बैक टू दिल्ली। अब आपको मैं किस्सा बताऊं। यू नो वो पिक्चर लगी थी उसकी, सुनील दत्त की, वो डाकू वाली पिक्चर थी ना, क्या नाम था? सात हिंदुस्तानी। नो, वो जो डाकू बना था उसने, सुनील दत्त ने पिक्चर बनाई थी, रेशमा शेरा। ना, पहली पिक्चर बनी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो फिल्मिस्तान के ऊपर लगी थी पिक्चर। ओके। मुझे जीने दो। हाँ, मुझे जी। जिसके अंदर ये एक्ट्रेस थी आपकी अभी जो जिसको अवार्ड मिला है, वहीदा रहमान। और ये था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बड़े ठाट से पिक्चर देख रहा और बड़ा खुश हो रहा, ताली मार रहा, और इंटरवल के अंदर भी अपना गप्पे शप्पे मार रहे। तो मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि जो मेरे पीछे बंदा बैठा है वो मेरे फादर के ऑफिस का। और भाई साहब, अब जब हम घर पहुंचे तो हमें तो पता है ना, बड़े आराम से पढ़ रहे थे, मतलब फादर के आने का टाइम हो ना, हमने किताब खोल ली और अपना पढ़ाई शुरू। तो बड़े फादर ने कहा, बड़ा सीरियस हो गया, काफी वो करना। तो अगले दिन, क्योंकि वो उस दिन तो उसको पता नहीं लगा फादर को कि भाई उसने अगले दिन जाके शिकायत करी। तो अगले दिन हम क्या कहते हैं, पढ़ नहीं रहे थे, तो अगले दिन आते ही घर पे जो हमारी चंपत हुई, फादर ने जो हमारी मालिश करी दवा के, और लोग सब कह रहे बाबा जी इसको छोड़ दो, बबड़ी वाला नाते हैं ना, इसको छोड़ दो। नहीं, हरामजादे को, इसको पिक्चर है देखनी है। मतलब आप बिलीव नहीं करो, मैं कहा यार इनको कैसे पता लग गया? तब पता लगा कि वो सूद चाचा जी उस दिन पिक्चर देख रहे थे और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। और पिक्चर का नाम भी था मुझे जीने दो। मुझे जीने दो। तो आपने फादर से ये नहीं कहा कि मुझे जीने दो? जीने दो भाई साहब, मुंह से आवाज ही निकल रही थी। पर मैं मार खा के इतना सीजन्ड हो गया था ना, अब जैसे मेरे को मार पड़ रही है, हाय, मतलब मैं यूं कर रहा हूँ, मार दिया, यूं रो रहे, एंड देन यू नो वो लग रही है पीछे, कभी कभार रोना शुरू होता है, पर बच्चे थे, मतलब वो थी ताकत, पर रोना फिर भी नहीं आता था। मतलब बचपन यही था, शरारतों से भरा था। क्या बताऊं मैं आपको। बचपन में जैसे आप और हम बैठे हैं ना जी, तो जैसे बीच में एक रोड है, तो हमारे घर की लोकेशन ऐसी थी कि सामने हमारे मतलब दूसरी फैमिली रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे, और हम जो थे फर्स्ट फ्लोर पे थे, वो सेकंड फ्लोर पे। तो वहां पर जो दूसरी फैमिली रहती थी, पंजाबी फैमिली रहती थी, वहां पर वो लड़कियां थी 3 उनकी। अच्छा। तो वो जो बीच वाली थी वो हमको पसंद थी, मतलब ध्यान में टक्का होता रहता था, मतलब थोड़ा छज्जे का प्यार है। अच्छा, हम उनको देखना, अब वो उनके फादर और हमारे फादर की इज्जत करते थे कि ये गुप्ता साहब के बच्चे हैं, उषा वाले हैं। माय फादर वाज इन उषा स्विंग मशीन्स। अच्छा। तो वो सबको पता था, पूरे कमला नगर के अंदर, कि भाई उषा वाले हैं। और वो यार फादर को तो पता लग जाता कि आप मेरी लड़की को देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, बिल्कुल पता लगता। तो उन्होंने जब देखना कि मैं हूँ, दरवाजा बंद कर देना ये, तो 2-3 बार उन्होंने की मदर ने मेरी मदर को शिकायत भी करी कि जी ये बबड़ी जो है ना, ये उसको बार बार देखता है और इनके बाबूजी को ना ये अच्छा नहीं लगता है ये ना। तो अब मदर हमारी बस थी, तो उन्होंने कभी मेरे को बोलना नहीं, वो शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी लकी वो। तो उसने मेरे को 1-2 बार मेरे को लड़की ने मतलब इशारों में बताया कि फादर आ गए हैं, मतलब करे। तो मतलब ये हालत थी, मतलब मूवी देखना, पढ़ना नहीं, और ड्रामेबाजी करना, ये करना। तो बचपन बड़ा मिक्स गया, एकदम पूरा मस्ती भरा गया, खूब मार खाई, खूब वो करी। जैसे एक एक्टर का बचपन होना चाहिए, जो एक आर्टिस्ट का बचपन होना चाहिए। मुझे उस समय ये तो पता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, तो वो था शरारती बचपन था, बहुत शरारती बचपन था, ये था। तो ये जो आपका छज्जे का जो प्यार था, ये किसी मुकाम पर पहुंचा है या सिर्फ
चांद के बहाने तुझे देखूं रह गया। नहीं, वो चांद अभी हमारे घर में उगता है। वो छज्जे वाली हमारी घर वाली हो गई। That's lovely, that's lovely। तो ये कैसे, मतलब कैसे वो, तो उनके तो फादर तो मतलब आपको देखते ही दरवाजा बंद कर देते थे, तो ये कहानी कैसे आगे बढ़ गई? You see, क्या होता है कि जब आप स्कूलिंग आपने कर ली, अब फिर इंसान जब कॉलेज में पहुंचता है तो फिर आदमी ये सोचता है यार अब इसके बाद क्या करूंगा, क्योंकि घर पेरेंट्स स्पेशली फादर जो है उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे पे कि मैं बेटा कुछ कर पाएगा, मतलब जो हमने इतने गुल खिलाए थे अपने बचपन के अंदर, तो उनको किसी को यकीन नहीं होता भी क्या करेंगे। वो सोचते थे ठीक है यार ज्यादा ज्यादा कोई दुकान खुलवा देंगे तुम्हारे लिए। अच्छा दिल में होता है यार दुकान में हम बैठेंगे यार हम तो वो मतलब होता है। पर ये था कि शुरू से कॉलेज मतलब स्कूल के अंदर मैं पहले स्काउट्स के अंदर था, फिर एनसीसी में आई वाज वन ऑफ द बेस्ट कैडेट इन दिल्ली, और मतलब एटलीस्ट 2-3 बार तो मैं अपना रिपब्लिक डे परेड के ऊपर मैंने क्या कहते हैं मार्चिंग भी करी, जिससे मेरा शौक जो मैं आर्मी की यूनिफॉर्म वगैरह ये देखता था तो उससे मेरे अंदर और एक जज्बा है यार क्या यूनिफॉर्म है। तो वो उस समय फिर आदमी के दिमाग में आता है यार व्हाई नॉट टू जॉइन बड़ी आर्मी, यार बड़ा दिल करता है। अब थिएटर वगैरह उस समय बैकअप माइंड में चला जाता है। You see, that doesn't take a priority because हमने कभी ये सुना नहीं था कि यार कि थिएटर से एक्टिंग से कुछ कमाया नहीं जाता है। हाँ उस समय के हीरो थे बड़े बड़े पिक्चरों के अंदर, पर उसी कभी ये नहीं सोचा यार हम कैसे पर्दे पे आ सकते हैं, नेवर थॉट। तो जो मेन थॉट था वो कंसंट्रेट होने लगा यार एज एन आर्मी के ऊपर। तो वो एग्जाम दिया, पास हुए और फादर को बोला हम जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में ये भी था यार कि वो छज्जे वाली को घर वाली बनाना है और वो तो फादर है। एंड यू नो द मोमेंट यू जॉइन द आर्मी सडनली यू बिकम अ गुड बॉय। कोई भी होता है यार, देखो किसी भी लड़की का फादर होता है, एवरीबॉडी वांट्स किया हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए। घर के अंदर सबका बहुत अच्छा था, गुड रेपुटेशन थी। हम ही एक दाग थे, वो दाग भी धीरे धीरे दुर्लक्षित हो गया। हम फौज में चले गए। तो जब हम फौज में चले गए तो ऑब्वियसली जब आप छुट्टी में आना, तो मेरे को याद है मेरे बड़े ब्रदर की मैरिज थी जी। तो नेचुरली वो हमारे घर में फैमिली में सब आते थे, वो भी आए, तो शी ऑल्सो केम। तो दैट टाइम मतलब उनके फादर ने बड़े अच्छे तरीके से बात करी, और बेटा कहाँ हो, कैसे हो, तो उसके बाद अच्छा तुम्हारी बहनों को लेके हम चलते हैं। मैंने कहा बहन का यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई है, तो अभी भी बहन ही चल रही है। तो आई रिमेम्बर आई वाज ऑन कोर्स, मैं कमांडो कोर्स करने गया हुआ था। तो देन मैंने अपने सिस्टर वाले से बता रखा था कि मतलब वांट टू मैरी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमने बात कर ली है, दे हैव एग्रीड। मैं कॉल and I did my bloody commando course and topped the bloody course. Wow. And instead of going to the unit, my unit was that time in Assam में थे, तो दिल्ली से होके जाते थे हम। दिल्ली मतलब इलाहाबाद से होके जाना था, क्योंकि the course was in पहलगाम। तो पहलगाम से असम जाने के लिए आपको इलाहाबाद से जाना पड़ता है। हम इलाहाबाद के दिल्ली से होके हम गए। तो हमने कहा यार अपना 2 दिन लेट ही हो गया ना, क्या करना पड़ेगा, है ना। और यूनिट में फौज में सबको पता था कि हमारी वो है, एवरीबॉडी नोज किया धीरू की वो गर्लफ्रेंड है ना। तो हमने कहा ठीक है। तो हम दिल्ली आए, हमने कहा भाई फटाफट एंगेजमेंट करो। वी गॉट एंगेज, एंड मेरी अगर मैं आपको एंगेजमेंट की फोटो दिखाऊंगा, बिल्कुल भूत कालू बिल्कुल बना हुआ, गंजा सर जैसे अबू में। एंड वी गॉट एंगेज एंड वी वेंट टू द यूनिट। आई वेंट टू यूनिट एसएम तेजपुर के अंदर, हरचूरा एक जगह है, टी गार्डन है बहुत अच्छे। तो देयर माय यूनिट वाज देयर एंड देन आई रीच देयर। तो आई 2 दिन में लेट पहुंचा। तो सब बोल रहे हैं यार तुम धीरू 2 दिन लेट आए हो, बहुत मुश्किल है ना, अब तो तेरा कोर्ट मार्शल कुछ होगा और मैं कहा यार डोंट वरी यार। तो जाती मैं सीओ के पास कमांडिंग ऑफिसर गया, मैं कहा सर रेनू से एंगेजमेंट हो गई है। ओ सेलिब्रेशन। And you will not believe, nobody asked me कि यार तुम 2 दिन लेट आए या कहाँ से आए, everybody happy यार कि इसकी एंगेजमेंट हो गई। अब 100% आर्मी को देगा, उसकी एंगेजमेंट हो गई। that is the spirit। मतलब हालांकि मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ कि आई केम लेट एंड ऑल दैट इज बिसाइड द पॉइंट, बट
that is the spirit in the army. You know, people respect your क्या कहते हैं things. तो सर मुझे याद है कि काफ़ी टाइम पहले मैंने एक फिल्म देखी थी बॉर्डर, तो उसमें वॉर के टाइम पे ना वो संदेशे आते हैं, वो संदेशे आते थे। तो कुछ आपके साथ भी हुआ कि आर्मी में आप गए और वॉर के टाइम पे संदेशे आए? वो कुछ बताइए सर, बताइए। You see, ये 71 की वॉर की बात है। You know, मैंने लड़ी है 71 की लड़ाई बांग्लादेश की जी, और पूरी लड़ाई लड़ी है इन थिक ऑफ बैटल। एंड मतलब आप ये देखिए कि वॉर तो सिर्फ 13 दिन की थी, पर हमने 5-6 महीने लड़ाई लड़ी है। और जो ये आप कह रहे हैं ना संदेशे आते हैं, यू नो, दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर इन एनीबॉडीज लाइफ। यू नो, दिस बूस्ट यू। कोई आपका इंतजार कर रहा है ना? तो लेटर आती थी तो यू नो आपको इंतजार रहता था यार लेटर आएगी। तो लेटर उस समय क्या होता था, वो एनवेलप नहीं होता था, वो जैसे वो कहते हैं ना, क्या मैं भूल रहा हूँ उसको, फोर्सेस लेटर बोलते थे उसको हम। तो वो आती थी वहां पर, और तो याद रहता था जो डिस्पैच राइटर, जो हम डीआर बोलते हैं, डिस्पैच राइटर, तो वो लेके आता था चिट्ठियां। फील्ड पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां आती थी तो यूनिटों के अंदर पड़ती थी, तो वो मेरे को वहीं से रिंग कर देता था बेस से कि वो गुप्ता सर आपकी चिट्ठी आई है आज। तो मतलब आप ये देख लीजिएगा कि मतलब एवरी डे आनी, पहले तो 1-2 बार आई उसने बताई, पर उसने देखा गुप्ता सर की हर रोज एक चिट्ठी आ रही है, एवरी डे चिट्ठी आती थी। तो फिर आदमी यू नो सब समझ जाते हैं कि यार गुप्ता सर की चिट्ठी आई है। तो कई बार ऐसा होता था कि आपको मतलब एक हफ्ते की चिट्ठी आपकी जो है मतलब जुड़ जाती थी, नहीं वो दे पाते थे आपको, तो हफ्ते की चिट्ठी आ जाती थी। और लेकिन दिक्कत ये होती थी आपको टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का यार, बिकॉज आप वॉर के अंदर इतने बिजी हो जाते हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड में ना वो खुशी रहती है यार वो चिट्ठी पढ़नी है, वो चिट्ठी पढ़नी है। तो यू नो जब आप कोई भी काम करते हो लड़ाई के अंदर तो यार बड़ा मतलब जोश रहता है यार वो चिट्ठी पढ़नी है। तो यू आर डूइंग योर वर्क, जवानों के साथ रात काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यार, किसी तरीके से 5 मिनट का टाइम मिल जाए तो जाके पढ़ेंगे यू नो। अब लाइट तो है नहीं, लालटेन के अंदर यू नो जाके एक चिट्ठी। तो मैंने क्या किया, डेट वाइज चिट्ठी में वो डाल लिए थे मैंने ना, नंबर 1 2 3, क्योंकि जब आप सब वो 3-4 चिट्ठियां आपकी इकट्ठी हो गई और आपने जब पढ़नी शुरू करी, जल्दी इतनी होती थी, जब आपको टाइम मिला तो ये ना चौथी चिट्ठी आपने पहले पढ़ ली और पहली चिट्ठी बाद में पढ़ी, तो फिर मजा नहीं आएगा यू नो, सीक्वेंस टूट जाता है। तो मतलब ये मतलब एक मोरल बूस्टिंग है यू नो, घर की मतलब घर वालों का भी पता लग जाता था, और एक लड़ाई के अंदर भी आपको जोश रहता था। और मतलब देख लिया हमने जितने दिन भी हम लड़ाई के अंदर हम रहे हैं, तो इट वॉज अ वेरी थिक बैटल। ये तो लाइटर मोमेंट है कि चिट्ठी आई है, हमने उसको की है, लेकिन असली एम तो हमारा क्या कहते हैं दूसरा था एज ए फौजी यू नो। तो वो एक आपको बड़ा सुकून मिलता है जब आज भी मैं आपको जब बोल रहा हूँ तो मैं वापस उस लड़ाई के दौर में चढ़ा गया हूँ कि किस तरह हम लोग जा रहे हैं यू नो, किस तरह बम फट रहे हैं यू नो, लाशें सड़क की चारों तरफ बिखरी हुई है, खून बहा रहा है, लेकिन आप चले जा रहे हैं बीच के अंदर से यू नो, एंड सडनली यू फाइंड कि एकदम धमाका हुआ वहां पर, आप गए वहां पर, तो एक आपको महसूस कराता है कि यू नो ठीक है लड़ाई एक अच्छी चीज नहीं है, पर फिर भी देश के लिए तो करना ही पड़ता है। सर अगर आप चाहें या इजाज़त दें तो कोई ऐसा मोमेंट आया कि लगा यार ये लाइक इस मोमेंट के बाद पता नहीं हम घर जा पाए या नहीं, वॉर के दिनों में खास तौर से? बहुत मोमेंट्स आए ऐसे। जी जी। मतलब मेरे को याद है कि हम लोग जब एक गरीबपुर की एक लड़ाई थी, मतलब बांग्लादेश के अंदर हुई थी एक, तो मतलब इस तरह 3-4 काफी लड़ाइयाँ हुई, अलग नाम से हुई हैं, तो जिसके अंदर मतलब कई मेरे अपने
फ्रेंड्स या मेरे साथी जिनको मैंने अपने हाथों के अंदर खोया, मतलब तो वो मोमेंट आप जब देखते हैं तो आपको उस समय लगता है यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर सडनली आपको रियलाइज होता है यार कि इस तरह जंग है, हमें तो चलना है, हम रुक नहीं सकते। बहुत मोमेंट्स आते हैं आपको, कई बार आपको मेरे को याद है कि हम लोग शिप से जब जा रहे थे, एक प्लेस है चिटागोंग, तो आप जो है जब शिप से जा रहे हैं तो एक छोटी बोट के ऊपर आप कुछ अपने सैनिकों के साथ एक अलग किसी काम के लिए सी के अंदर जा रहे हैं, तब आपको ये लगता है यार पता नहीं अब अगला मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो हर मूवमेंट लड़ाई का एक ऐसा मूवमेंट है कि आपको पता नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है। हर जगह जो है मतलब अंधेरा है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि आप अपने ऊपर नहीं लड़ रहे, मतलब आपके ऊपर 100, 200, 300 आदमियों की जिम्मेदारी है, आप उनके साथ आप जा रहे हैं। तो जंग जो है दुश्मन के साथ तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो आपके साथ 300, 400 आदमी है उनको आपने साथ लेके चलना है। उनका खाना, राशन पानी, उनका क्या कहते हैं इक्विपमेंट, उनके गोलीबारी, ये सब आपको साथ लेके चलना है। कुछ रास्ते के अंदर गिर गए, कुछ आगे चले गए, तो आपको रुक नहीं सकते आप, क्योंकि आपका उद्देश्य आपने वो पूरा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य। तो लड़ाई एक ऐसी चीज है कि आपको बहुत कुछ सिखा देता है जिंदगी के अंदर। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप ऐसे पहले बंदे हो जिससे मैं मिल रहा हूँ जो वॉर में इन्वॉल्व रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। जब हम अपने आसपास इतना ब्लडशेड देखते हैं, इतने डेथ्स देखते हैं, अपने करीबियों की डेथ्स देखते हैं, तो एक इमोशनली, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, तो एक इमोशनली बहुत बर्डन आता है, एक बहुत ब्रेक करते हैं, तो उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो कैसे, मतलब ये yes, क्या होता है? You are absolutely right, मानव जी। यही तो ट्रेनिंग है आर्मी की। You see, आपकी ट्रेनिंग इतनी मतलब सख्त होती है कि आपको उन सब चीजों से उभर के आना पड़ता है जी। और ये आपको ट्रेनिंग जो है ये आपको सब सिखाती है ये चीजें, क्योंकि जितने आप अपने प्रोफेशन के अंदर सक्षम होंगे, आप उतनी ही इन सब चीजों को ओवरकम कर पाए, ओवर पावर कर पाएंगे आप उनको। आपके ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि आपके जितने आपके साथी हैं आपको उनको साथ लेके चलना है। और फौज के अंदर सिखाया गया कि हमारा उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताता हूं, हम कभी भी किसी लड़ाई के लिए जाते हैं या किसी कार्य के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या दोहराते हैं, हमारा उद्देश्य, एम, मेरा उद्देश्य इस चीज को जीतना है। तो वो हर फौजी के दिमाग के अंदर घर कर जाता है कि मेरा उद्देश्य ये है। तो जब वो उद्देश्य जब हमारा ये हमको क्लियर हो जाता है कि हमें ये चीज करनी है, तब हर जवान, हर फौजी के दिमाग में ये रहता है कि कम व्हाट मे हैपन, हमने वो चीज को हमने माना है, उसके लिए हमको चाहे कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े। दुख दर्द होता है जब आप अपने किसी साथी को खोते हो, तो जिसके साथ आपने इतने पल बिताए पीस स्टेशन के अंदर, ट्रेनिंग के साथ किया है, खेले कूदे हैं उसके साथ, हर समय उसके साथ में गुजारा है, और आप देखते हैं कि लड़ाई के पल के अंदर वो नहीं रहा, दुख होता है। लेकिन अगर उस दुख को हम वहीं लेके बैठ जाए तो फिर हम फौजी तो नहीं है ना। तो सर 71 में आपने वॉर में, और भी उसके बाद भी काफ़ी वॉर एक्टिवली लड़ी, तो पिस्टल से गन चलाते चलाते, बम फेंकते फेंकते, ये स्टेज पे बम फेंकना कब शुरू कर दिया? मतलब थिएटर में फिर एक्टिवली कब आए? क्या क्या है कि बम तो बड़े फोड़े, बिकॉज मैं बेसिकली फ्रॉम आर्टिलरी मैन, जो बड़ी बड़ी तोपें चलाता है। तो 30 किलोमीटर पे गोला मारना, 28 किलोमीटर पे गोला मारना जी। तो
इसी क्या होता है कि फौजी की लाइफ हम जनरली ये मान के चलते हैं यार बड़ा ये वो है, लेकिन फौजी की लाइफ में मजा ही बड़ा है। यानी हम लोग जैसे आपको पता है कि हमारे फौज के अंदर मतलब देश के हर प्रांत से जो है जवान आते हैं, जैसे पहाड़ों से गोरखा हो गए, गढ़वाली हो गए, असामी हो गए, मतलब यार पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले कुमाऊनी हो गए, फिर आप महाराष्ट्र में आ जाओ, इधर से हो गए, फिर आप साउथ में चले जाइए, अपने क्या कहते हैं साउथ इंडियन ट्रुप्स हो गए, देन यू कम टू दिस साइड, अपने नॉर्थ के अंदर आप आ जाएंगे, आपको जाट मिलेंगे, अहीर मिलेंगे, खालसा मिलेंगे आपको, जिनकी हर एक की अलग अलग क्वालिटीज है। पर सब में एक क्वालिटी ये है कि दे आर वेरी गुड परफॉर्मर्स, मतलब उनके अंदर कलाकारी छुपी होती है। पहली बात, वो बड़े अच्छे गाने वाले हैं, मतलब आप हैरान होंगे कि हमारे फौज के अंदर आपको बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले मिलेंगे, पहाड़ी लोग मिलेंगे, बड़ा सुंदर गाते हैं, खालसा मिलेंगे who sings very well, और तो और आपको साउथ इंडियन ट्रुप्स मिलेंगे who sings very well, मराठे आपको मिलेंगे बहुत अच्छा गाने वाले, और तो और जाट रागड़ी गाने वाले। अरे महाराज मैं और एक बोली हो जीजा जी देख ले मारी कानी, अरे एक रुमाल और एक अंगूठी ले जा मेरी निशानी, अरे होगी मेहरबानी जब पोलियो मोती मड़वा, अरे 15-16 खड़ी रही एक हुड़ बाट की जड़वा, अरे हो अरे साड़ियों ना घेरियो मड़ाइकड़ा ताड़ी बगड़वा, अरे 15-16 खड़ी रही एक हुड़ बाट की जड़वा। ये है जाट भाई गाने वाले। तो मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों के हर फौजी के दिल में कलाकारी छुपी हुई है। फौजी तो फौजी, जो उनकी फैमिलीज हैं, दे आर वेरी गुड एक्टर एक्ट्रेस। तो मतलब जैसे हमारे यूनिट्स के अंदर कोई फंक्शन होते हैं, मतलब कोई सेलिब्रेशन हुआ, बैसाखी आ गई फॉर एग्जाम्पल, महीने के अंदर जैसे हम सब लोग एक बड़ा खाना करते हैं, मतलब जिसमें सब जवान लोग आके और ऑफिसर सब ओहदेदार आके बैठ के खाना खाते हैं, जिसको बड़ा खाना बोलते हैं। तो उसमें हम कुछ कल्चर इवनिंग भी करते हैं, कल्चर इवेंट्स भी करते हैं। तो कल्चर इवेंट्स के अंदर उनके प्रांत के गाने, उनके क्या कहते हैं डांसेस करने, फोक डांसेस करना, और क्या कहते हैं आप कैसे थिएटर स्किट्स बनाने। तो ये मैंने जब मैं शुरू में था तो मैं पहाड़ी लोगों के, मेरे जो ट्रुप्स थे पहाड़ी लोग थे, और पहाड़ी तो आपको पता है दे आर वेरी गुड। तो और जब दशहरा आया तो उन्होंने मतलब बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए। उस समय आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ देम, पर जब मैंने देखा मैंने सोचा यार ये तो बड़ा मजा है यार, मेरा वो अंदर का जो था कलाकारी वो जाग उठी। तो मैंने कहा यार आगे से मैं इन लोगों को डायरेक्ट करूंगा, मतलब फिर वो धीरे धीरे उनको करना हमने शुरू कर दिया, मतलब गाइड करना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया, मतलब हमने कॉस्ट्यूम बनाने शुरू कर दिया, मतलब उनको और दिखाना शुरू कर दिया। तो एक लड़ाई के साथ साथ, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ साथ, एक ट्रेनिंग के साथ साथ एक कल्चर इवनिंग भी मतलब शुरू हो गई। मतलब गोरखास के साथ रहा, मैंने उनके साथ किया। जब मैं मराठों के साथ गया तो मैंने मराठों के साथ वो जो उनका डांस होता है वो मतलब दे वर वेरी गुड, क्या बोलते हैं उनको, आई एम फॉरगेटिंग, मराठी करते हैं ना वो, क्या नहीं होगा बताता हूँ। फिर जैसे जाट्स के अंदर, मैं जब जाट ट्रुप्स के अंदर गया, वहां पर किया, खालसा ट्रुप्स के अंदर किया, वो अपनी तुतनी बजानी और वो बोलना, भंगड़ा डांस करना। तो यूसी क्या होता था कि कल्चर इवनिंग्स एक यूनिट लेवल पे होते थे, एक फिर वो ब्रिगेड लेवल पे होते थे। तो मैंने मतलब हमने क्या करना शुरू किया, जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं ट्रुप्स के अंदर, ताकि उनका जोश बना रहे, उनका स्टेमिना बना रहे, उनकी फिजिक बनी रहे, और एक भाईचारा बनता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो जैसे अपने यूनिट लेवल पे किया, फिर ब्रिगेड लेवल पे किया, और डिव लेवल पे, जैसे आप हम कह सकते हैं कि हमने पहले अपने प्रतियोगिता के लिए हमने दिल्ली में करते छोटे लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे किया, फिर हमने नेशनल लेवल पे करते, इस तरह हमने वहां करने शुरू किए। तो मैंने कहा हम ये कल्चर इवेंट्स को भी क्यों ना हम कंपटीशन करना शुरू करें। तो जैसे एक स्टेशन के अंदर अलग अलग किस्म की यूनिटें हैं, तो हमने कंपटीशन बनाना शुरू कर दिया कि भाई हम उसमें प्राइज रखेंगे। तो उसमें लोगों को जोश,
निकला और नई नई प्रतिभा और आगे निकली। तो मेरा वो कलाकारी जो थी वो उसके अंदर मेरे को और मजा आने लगा। तो इन अ सेंस कि वो मेरे बैक ऑफ माइंड में रहा। और साथ साथ जब हम वो करते हैं, हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी तो उनसे हमने कुछ सबक सीखने होते, तो वो हम स्टेज करते थे पढ़ाई के लिए, कि लोगों को समझाने के लिए कि फलाना लड़ाई कब हुई थी, उससे हमने क्या लेसन किए। तो वो हम लाइव स्टेज करते थे। जैसे हम रेड आर्मी और ब्लू आर्मी अंदर इंडियन आर्मी बन गए, रेड आर्मी अंदर चाइनीज आर्मी या पाकिस्तान आर्मी बन गए, और हमने वो स्टेज में ड्रामा करना, लड़ाई कैसे हुई वो दिखाना ताकि उससे हमने क्या लेसन लर्न किए। तो ये कल्चर इवनिंग इवेंट्स जो है ये साथ साथ चलते रहे। मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई जो फौज के अंदर चलती है, कोर्सेज हमारे चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है, इसकी भी हमने साथ साथ ट्रेनिंग साथ साथ। उससे ये हुआ कि जवानों का मनोबल और ऊंचा हुआ, उनके अंदर मोराल उसका हुआ, और उनमें भाईचारा, आपस में कोऑर्डिनेशन जो बनता है वो एक बड़े ऊंचे मुकाम पे पहुंचा। और आपने पूछा कि भाई आप थिएटर में कैसे आए, तो मैं आया नहीं हूं, मैं थिएटर में ही था। वर्दी फौज की पहन रखी थी, उधर का रोल कर रहा था फौजी, और इधर मैं ये कर रहा था थिएटर का। फिर एक्सपीरियंसेस थिएटर फिर क्या हुआ कि जब मैं एक बार दिल्ली पोस्टिंग आया तो इसी तरह मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक मेरा उनका दोस्त है, मिस्टर दीपक कोछानी है, उनके कोई मित्र है, तो वो कुछ प्ले कर रहे हैं मर्चेंट ऑफ वीनस उर्दू के अंदर, फारसी स्टाइल के अंदर, दिल फरोश, यू आर राइट, जिसमें आप दोनों भी शामिल थे, आप उसका हिस्सा थे, जहाँ से आपके हमारी मुलाकात शुरू हुई। तो उन्होंने बोला कि आप करोगे, मैं कहा या करूँगा मैं जाके। तो मैं उनके पास गया और वहां से किया। तो मतलब पब्लिकली जो मेरा था वो मेरा शो पहला था जब मैंने थिएटर के अंदर दिल फरोश के अंदर मैंने कदम रखा। और दिल फरोश में आप बने थे? दिल फरोश में पहले तो मेरे को दरबार बनाया था उसने जी, और फिर उसके बाद मेरे को करते करते एक शो के बाद शायलॉक, जिसका वो आपको वो है ना एक तो वो खालिफ है अभी तक बाप के फरमान से, वाकई धो चुकी है हाथ अपनी जान से, इश्क मुस्लिम करके तू खारिज ना हो ईमान से, मैं ना तुझको मिलने दूंगा हर जो शैतान से। ये शायद का डायलॉग था, वो अपनी बिटिया को बोलता है तू उसके पास नहीं जाएगी, है ना। जब हमने दिल फरोश किया तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसे आप लोगों को पता है, आप भी उसके हिस्सा थे। तो अगर आपको याद हो तो जहाँ पर हम रिहर्सल करते थे उनके ऊपर एक वसीम भाई हुआ करते थे, जो ऊपर भी रिहर्सल करते थे जी। तो वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो याद है हम जो बंडी हाउस से पीछे पार्क के अंदर जाके वो किया करते थे, रिहर्सल किया। गोनू झा पे था वो। आपने मेरे ख्याल यू आर द हीरो इन दैट। I was playing गोनू झा only। अच्छा हाँ, जो बाद में पहली फिल्म बनी है शाहरुख के साथ। ओ अच्छा, उसी कहानी पर है, उसी कहानी पर पहेली। हाँ, तो मतलब एकदम यू नो थिएटर से कैमरे के आगे आना, मतलब मेरे को तो बड़ा वो लगा। आप लोगों तो खैर आप तो ऑलरेडी इसमें थे, पर मेरे लिए थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस था, यू नो स्टेट में। पर मेरे को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कैमरे के आगे कर रहा हूँ। रीजन ये था कि जो मैं मतलब कर रहा था तो मैं उसी रोल में अपने आप को ढाल लेता था, तो मैं कभी ये नहीं होता यार मैं कैमरे के आगे कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपना वो कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से जब वो हुआ तो उसके काफी मित्रों ने मेरे को मतलब अप्रोच भी किया। तो उसके बाद एक और ये अपना क्या बोलते हैं उसको, बादशाह रंगीला किसी ने कर रहा था। तो एक मेरी मित्र थी, तो उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया कि ऐसे ऐसे है, वहां पर आप जाइए। तो बादशाह रंगीला ये उस समय का है जो औरंगजेब के बाद जो उनका वो था, वो वारिस था लाल किला का, जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने आया था जी। तो मेरे को शुरू में तो वही छोटे मोटे उन्होंने रोल दिए उन्होंने कि ठीक है आप ये गवैये बन जाइए। फिर मैंने कहा यार ये तो मजा नहीं आ रहा यार, छोटे मोटे करके। फिर वो क्या हुआ, जो नादिर शाह जो कर रहे थे वो एक्चुअली बीमार पड़ गए या ही कुडंट कम, देन दे रिक्वेस्टेड आप करेंगे नादिर शाह, मैं कहा करेंगे। तो फिर मैंने नादिर शाह किया, और फिर नादिर शाह बिलीव नहीं करेंगे कम से कम अभी तक मैं 25-30 शो कर चुका हूँ उसके, एंड दैट गेव मी अ ग्रेट प्लेजर।
उसके बाद फिर एक लोकेंद्र जी है अपने एनएसडी के जो है, फिर उन्होंने, अगर आपको याद है बुरहान जो जी, हमारे साथ जी, करता जी, था, जी, जी। तो बुरहान ने मेरे को वो को बना रहे थे, मोंटू के ऊपर बना रहे थे बोल के लब आजाद है तेरे। तो उन्होंने रेफरेंस दिया और मेरे को बुरहान ने कि यार वहां पर उनसे मिलो, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने मेरे को फिर रोल दिया जेलर का, जो मंटो के साथ जेलर था उसके साथ। फिर उनके साथ मैंने फिर काफी किए, कमलापति और काफी मतलब प्ले मैंने उनके साथ किए। फिर उन्होंने एक और रेफरेंस दिया, एक एनएसडी के थे टीकम जोशी, उनके साथ फिर मैंने किया, क्योंकि उन्होंने बादशाह रंगीला में बादशाह का किया था, मैंने नादिर शाह का किया था। तो इससे ना कड़ी जुड़ती गई। अब जब वो कड़ी जुड़ती गई तो महेश भट्ट जो अपने फिल्म मेकर है, तो वो बना रहे थे थिएटरली एडेप्टेशन अपनी फिल्म डैडी, अगर आपको याद हो डैडी। तो उसके अंदर डैडी के अंदर मेरे को उन्होंने किसी ने रेफर किया कि ऐसे ऐसे है, तो मैं वहां करने के लिए गया। तो उसमें मेरे को बहुत छोटा सा रोल मिला, जो वो शराबी का रोल था, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो छोटा सा मेरे को रोल मिला, तो मैंने वो किया। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट रोल किया तो नाना जी का रोल था, जो मेन रोल था मिस्टर मनोहर जी ने किया था जी जी। तो वो मैंने रोल किया। महेश भट्ट आते थे रिहर्सल के ऊपर, उन्होंने देखा। तो पहला शो जो मैंने ऐसा क्या कहते हैं नाना का किया, वो हमने किया था चंडीगढ़ के अंदर। तो वो भी वहां पर अच्छा हुआ। लेकिन नेक्स्ट शो था अगले 3-4 दिन के बाद रांची के अंदर। तब रांची में जब हम शो कर रहे थे तो पूजा भट्ट भी आई हुई थी, महेश भट्ट भी थे, हम ये कर रहे थे। तो महेश भट्ट ने मेरे को बोला कि कर्नल साहब एक्टिंग वेक्टिंग कुछ नहीं करना, बस आप जाके जो है अपना कर देना, ठीक है। तो जब प्ले शुरू हुआ तो उसके बाद महेश भट्ट ने वापस जाना था, मतलब वो इनॉग्रेशन के लिए आए थे, स्पीच दी एंड ही वाज टू लीव विद पूजा भट्ट। लेकिन जब वो प्ले शुरू हुआ तो ही वॉज इन द विंग्स एंड यू विल नॉट बिलीव कि ही कुड नॉट लीव द स्टेज एंड ही वॉच्ड द कंप्लीट प्ले फ्रॉम द विंग्स, बोथ ऑफ देम। वाओ। एंड ये मुझे नहीं पता था, ये मेरे को बाद में लोगों ने, मतलब जो बाकी मेरे को एक्टर थे, उन्होंने बताया कि धीरू सर आपको पता है महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने आपका पूरा प्ले विंग्स के अंदर देखे, मतलब विंग्स पे खड़े होकर पूरा देखा है। तो मैं कहा यार वो तो कह रहे थे कि बस हम जाने वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो वेरी गुड यार, कह रहे नहीं हो खत्म हो गए। हम दिल्ली में आए, दिल्ली में शो किया। श्री राम में जब हम कर रहे थे तो जब मैं ग्रीन रूम के अंदर था तो आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेम प्ले के लिए एंड द मोमेंट महेश भट्ट एंड दिस थिंग एंटर, ही केम एंड हग्ड मी, ही सेड आग लगा दी आपने कर्नल साहब रांची के अंदर। मैंने कहा सर थैंक यू। और देन पूजा भट्ट केम एंड शी आल्सो हर्ड, ही सेड यू डिड वंडर्स। एंड मैंने कहा यार ऐसा तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया। एंड एवरीबॉडी वाज यू नो वाचिंग कि यार क्या था डैडी एंड ऑल दैट। एंड वाकई में जब मैंने डैडी अपने वो शो किया उसके बाद द applaudness what I got from the public and all that, it was a very you know satisfying। तो इस तरह तकरीबन अब मैं अभी तक आप लगा लिए कि मैं 70 या 80 से ज्यादा तो मैं थिएटर कर चुका हूँ। वेरी गुड। maybe touching 80 and repeated show must be more than 200 to 250 Wow. all over India। जो आपने शॉर्ट फिल्म्स भी की है, हाँ जी। और एक जो है वापसी, हाँ उसके बारे में बताइए। इसी क्या है कि एक दिनेश शर्मा है, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं बॉम्बे के। तो उनके फ्रेंड है, उनका कॉल आया कि हम एक पंजाबी करने चाहते हैं वापसी। तो ये पंजाब में होनी थी, हमने कहा करेंगे यार। एंड यू नो मैंने तब तक कभी अभी शॉर्ट फिल्म करी नहीं, दैट वाज माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। होशियारपुर में हुई, हम लोग एक हफ्ता होशियारपुर के जंगलों में रहे और वो हमने करी। वो पंजाबी पिक्चर थी एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट मूवी गॉट द दादा साहब फाल्के शॉर्ट फिल्म बेस्ट फिल्म।
बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर। और अनकही के और अनकही यस, उसके बाद मैंने फिर करी अनकही कही, जिसके अंदर मुझे जयपुर फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और अब मेरी एक फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन लाहौर, अच्छा, जो कि अभी कनाडा फिल्म फेस्टिवल के अंदर चल रही है। जागरण फिल्म फेस्टिवल में अभी कल्मिनेट हुई है बॉम्बे के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर गुड़गांव में, इंदौर, पटना, सिलीगुड़ी, वाराणसी, हिसार, ये सब जगह इनको दिखाया गया एंड देयर वर्क हैज बीन अप्रिशिएटेड। तो आपने जैसे ये तो शॉर्ट फिल्म्स की बात हो गई, फीचर फिल्म्स में आपका अनुभव कैसा रहा? फीचर फिल्म में भी हाथ मार ही दिया। वैसे तो मैंने काफी फीचर फिल्म में काम किया है, लेकिन वो मैं इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे रोल थे। जैसे हु किल्ड जेसिका, देन क्या कहते हैं बैंड बाजा बारात, काफी इसमें और काफी है पिक्चरें। लेकिन एक बड़ा मेरा मेजर रोल था सांड की आंख, जिसके अंदर मैंने एक ब्रिगेडियर का रोल किया था एंड दैट वाज अप्रिशिएटेड अ लॉट, जिसके अंदर तापसी पन्नू और ये भूमि पेडनेकर वगैरह ये सब लोग थे एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मैंने शॉर्ट फिल्म में और बॉलीवुड फिल्म के अंदर ये देखा है कि उसमें तामझाम ज्यादा होता है एंड उसके अंदर जो हम बॉलीवुड फिल्म्स करते हैं बड़ा मतलब कमर्शियली उसके अंदर काम किया जाता है। मतलब उसमें ये नहीं कि आप छोटा करोगे, मतलब कट टू कट काम होता है एंड वेरी शेड्यूल टाइप काम होता है। फिर मैंने करी हम दो हमारे दो राजकुमार राव के साथ। फिर मैंने एक और करी थी ख्वाब, वो बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसके अंदर मैं स्विमिंग कोच था। And that was again a very good film and it was shown all over India and it was appreciated mostly in Abu Dhabi and क्या कहते हैं UAE के अंदर उस फिल्म को काफी अप्रिसिएशन मिला था। फिर मैंने एक फिल्म करी अब दिल्ली दूर नहीं, जो भी मेरी ये रिसेंट पिक्चर आई है अब दिल्ली दूर नहीं। उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ एंड वो एक रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है। सर इनसे अलहदा मैंने अभी कुछ समय पहले एक आपका, हम वापस से स्टेज की तरफ चलते हैं, और एक नाटक देखा था निशब्द, और उसको देखने के बाद मैं सच में निशब्द हो गया था। तो उसके बारे में सर कुछ बताइए। आपने निशब्द का नाम लिया, देखिए मेरे ना अभी वो आ रहे हैं रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपने तो देखा है वो नाटक जी, कोविड के ऊपर था। हाँ, जी। वो एक कपल की कहानी है जिनका एक बेटा स्टेट्स के अंदर है, बिटिया बेंगलोर में है और कोविड की वजह से वो आ नहीं सकते हैं एंड और ये हकीकत है। आपने कोविड में देखा है कि लॉकडाउन होने की वजह से जो जहां पर था वो वहीं पर ही रह गया विद द रिजल्ट जो कपल्स थे ओल्ड यंग वो अकेले रह गए एंड इस प्ले को करने में एक हकीकत जुड़ी है मेरे साथ, क्योंकि हम सब ने कोविड के अंदर देखा है कि किस तरीके से लोग जो है सफर किए हैं। मतलब गैस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, बेड्स की प्रॉब्लम, दवाइयों की प्रॉब्लम, ये नहीं कि नहीं थी, सब थी, लेकिन उनको एक्सेस करना, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वो उसमें निशब्द में दिखाया कि एक ओल्ड कपल जो है कितना हैप्पी लकी गो है, जो ये सोचता है कि हमको तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने सब डोजेज ले लिए, इंजेक्शन ले लिए, और फिर भी हो जाता है। और वो पूरी जर्नी दिखाई है उस कपल की कि वो किस तरीके से जो है परेशान है और किस दौर से गुजरते हैं। इस प्ले को करने के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं समझता हूं कि मेरे सबसे ज्यादा अगर मेरे को मेहनत लगी है मेरे पूरे इस थिएटर का मतलब जर्नी के अंदर, जो मैंने अभी तक कितने थिएटर्स किए हैं या फिल्म्स की हैं, सबसे ज्यादा अगर मेरी मेहनत और मेरा जो वो लगा है, एनर्जी लगी है, वो निशब्द में लगी है।
और अगर मैं फिल्म की बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी मेरी लगी है वंस अपॉन अ टाइम इन लाहौर, क्योंकि वो मैंने पूरा पंजाबी में किया और वो भी पूरा एक वो कहानी है 1947 में दोस्त जो राम एंड रहीम है वो कैसे अलग हो जाते हैं पार्टीशन के अंदर और वो क्या दर्द है जी। तो मैं आपको इसलिए इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं कि वो 1947 के अंदर थे राम एंड रहीम कैसे अलग हो जाते हैं, और जिसका किरदार मैंने पंजाबी में मुस्लिम कैरेक्टर का निभाया है और किस वो जर्नी से गुजरता है अपने दोस्त राम को बचाने के लिए, जिसकी पूरी फैमिली 47 के अंदर पार्टीशन में मारी जाती है, सिर्फ वो अकेला बचता है। तो वो किस तरह रहीम अपने दोस्त को उस दौर से निकालना चाहता है और भेजना चाहता है सेफ। तो वो कैरेक्टर मैंने जिया है, मतलब वो कैरेक्टर जिया है जिसके अंदर वो दुख है उसके दोस्त को रहीम को कि वो अपने राम दोस्त के लिए क्या करता है, क्योंकि वो लोग बचपन में एक ही मोहल्ले में एक ही जगह रहे हैं, एक इकट्ठे ही पढ़े हैं और उन्होंने वक्त देखा वो क्या कहते हैं 1947 का बिछड़ने का। और इधर निशब्द के अंदर वो भी कैरेक्टर जिया है, क्योंकि हम सब ने कोविड के टाइम में मैं समझता हूं कोई ऐसा घर नहीं है जिसने वो क्या कहते हैं दर्द ना सहा हो, जिसके घर से कोई ना कोई विदा ना हो गया हो। मतलब एक नहीं काफी लोग, बावजूद इसके कि इंसान ने सब कोशिशें करी, सब कुछ किया, लेकिन वो नतमस्तक हो गया उस बीमारी के आगे। सही, तभी मैंने कहा कि वो मैंने देखा था कमानी में हाँ, और सच में निशब्द हो गए थे, ऑडियंस भी एकदम शांत हो गई थी। सर आपसे बहुत बातें करने में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन एकदम आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को भी आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो आपकी जर्नी सुनकर बहुत आनंद आया सर, इंस्पायरिंग। हाँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर, बहुत दिल से धन्यवाद। मतलब बहुत आनंद आया सर। मेरे को भी बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और वो भी मतलब जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। वी आर सो थैंकफुल कि आपने जब हम लोग दिल फरोश कर रहे थे, आपको याद होगा, तो यू वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया गोल्फ से। हम तो क्रिकेट वाले लोग हैं, वो गली में छतों पे क्रिकेट खेलते हैं, आपने हमें थमा दिया क्लब और हम वो नीचे रखी है बॉल, बल्ला समझ के हम कर देखा नीचे तो बॉल वहीं की वहीं है। बल्ला घूम गया। और वो सर आज तक इतना लगा, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने टेरेस पे ना भी कल परसों में राखी से बात कर रहा था कि मेरे को ना इंडोर गोल्फ का एक किट आता है ना सर, वो लेना है और वो मुझे लगाना है ऊपर छत पे। एंड ही टॉट अस हाउ टू होल्ड द क्लब। फिर अल्टीमेटली सर ने हम लोगों से करवा ही दिया। भाई थिएटर वाले हो, छोड़ोगे थोड़ी। यू सी थिएटर के अंदर और फौजी के अंदर सिमिलरिटी है जी, यही सिमिलरिटी है कि हम लोग एम लेके चलते हैं, छोड़ते नहीं है, पूरी मेहनत करते हैं, चाहे कुछ हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। तो ये थिएटर और फौजी की दोनों की सिमिलरिटी है। So you are a very good trainer also. I think you should consider another profession. You should teach golf. नहीं, वो तो ऐसा है ना कि अब शौक के लिए चलेंगे खेलने के लिए। I should have a profession. प्रोफेशन तो अब यही रहेगा अपना थिएटर। तो सर जैसे आपने कहा कि शो मस्ट गो ऑन, तो इसी नोट पे हम आज का शो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। Okay. एंड सल्यूट सर, Thank you. Thank you so much. Thank you very much. So grateful.